हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो डी और एफ ब्लॉक खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो जैसा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है मेटलर्जी, धातु क्रम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब इसमें थ्योरी ज़्यादा है। पहले थ्योरी वाला कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद इसके जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस करेंगे। आपके सिलेबस में किन किन धातुओं की मेटलर्जी है उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ में जो अब जो नेक्स्ट माइनर होगा आपका, उसमें सॉल्ट एनालिसिस के एनाइन और मेटलर्जी, ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में आएंगे। तो कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जैसा आपको नजर आ रहा है मेटलर्जी, धातु क्रम, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में ये आया होगा कि धातु क्रम किसको कहते हैं, मेटलर्जी किसको कहते हैं। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा या केमिस्ट्री की वह शाखा, मतलब अलग अलग टाइप की केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें धातुओं का उनके अयस्क से निष्कर्षण का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री की वह शाखा, मेटलर्जी या धातु क्रम किसको बोलते हैं? केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें धातुओं का उनके अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है। इसको ऐसे समझें, अयस्क को हम बोलते हैं और। थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को आप फोकस करेंगे क्योंकि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी अपने ज्यादा यूज में आने वाली है। अयस्क मतलब और, इंग्लिश में बोलते हैं इसको और। जिस भी धातु को हमें निष्कर्षण करना है और इससे हमें निष्कर्षण किसका करना है? प्योर मेटल का, मतलब इससे हमें बनानी है शुद्ध धातु। अब अयस्क से मैं शुद्ध धातु बनाऊं तो इस दौरान जितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जितने पद शामिल होते हैं, उन पदों का विस्तृत अध्ययन ही मेटलर्जी है। मतलब अयस्क से जब मैं प्योर मेटल बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे कौन कौन सी डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व होगी? स्टेप इन्वॉल्व एंड स्टडी of different step involved during this process known as metallurgy, उसी का नाम है मेटलर्जी। मैंने समझाया है। अब और कहां से मिलेगा? तो हम और सेलेक्ट करेंगे खनिज से। खनिज होगा और खनिज से हम क्या सेलेक्ट करेंगे? और सेलेक्ट करेंगे। एक लंबी प्रोसेस है। पहले खनिज से हम क्या सेलेक्ट करेंगे? और सेलेक्ट करेंगे। तो अयस्क किसको कहते हैं? तो मेटलर्जी का मतलब तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अयस्क से धातु प्राप्त करना। इस प्रोसेस में जो विस्तृत जो पद आते हैं उनका अध्ययन करेंगे, उसका नाम मेटलर्जी है। हमें क्या क्या प्रोसेस करनी है तो वो प्रोसेस बताएंगे आपको। पहले तो वो प्रोसेस बताएंगे कि इस प्रोसेस से धातु प्राप्त होता है। उसके बाद एक एक मेटल ले लेंगे और मेटल की मेटलर्जी बता देंगे कि इस मेटल को हमने इस स्टेप से कैसे पास आउट किया और कैसे हमें प्योर मेटल मिल गया है। क्लियर? अब यहां बात ये आती है कि सबसे पहले मेटलर्जी का मीनिंग होता है खनिज किसको कहते हैं, अयस्क किसको कहते हैं, कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे बात काम में आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं खनिज की, कि खनिज किसको कहते हैं। खनिज को हम बोलते हैं मिनरल्स इंग्लिश में। तो यहां खनिज मिनरल्स किसको बोलते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले
पदार्थ जिनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें धातु, मतलब हम माइनिंग के द्वारा, खनन के द्वारा हम क्या बनाएंगे, खनिज बनाएंगे। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें धातु मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, जिनमें धातु मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब उस खनिज में हो सकता है धातु मुक्त भी हो या फिर किसी और मेटल के साथ कंबाइंड भी हो सकती है। इन्हें धातुओं के विभिन्न यौगिक के खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इन्हें धातुओं के विभिन्न यौगिकों के खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह डेफिनेशन हुई खनिज की। उसके बाद आता है अयस्क। हम किसको बोलते हैं? अयस्क वह खनिज जिससे धातु कम खर्चे में आसानी से प्राप्त की जा सकती हो, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं ओर। अब ये 3 डेफिनेशन मैंने लिखा है, ये पहले इन डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या मतलब है इस चीज का समझना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला मटेरियल नहीं है। अर्थ क्रस्ट से, मतलब भूपर्टी से, अर्थ क्रस्ट से माइनिंग के द्वारा हम खनन करते हैं, खनन के द्वारा हम खनिज प्राप्त करते हैं। अब खनिज उसी का खनिज लेंगे ना जिस मेटल का हमें निष्कर्षण करना है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करना है तो एल्यूमिनियम का खनिज लेंगे, आयरन का निष्कर्षण करना है तो आयरन का खनिज लेंगे, कॉपर का निष्कर्षण करना है तो कॉपर का खनिज लेंगे। तो वो माइनिंग के द्वारा या खनन के द्वारा हम खनिज प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें धातु मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। इन्हें धातुओं के विभिन्न यौगिकों के खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। धातुओं के विभिन्न यौगिक मतलब जिस धातु का हमें निष्कर्षण करना है उसी का हमें यौगिक लेना है। यहां मैंने बोला है कि मुक्त या संयुक्त हो सकता है। आपको जैसे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करना है तो आपने Al2O3 2H2O खनिज लिया, तो इसमें एल्यूमिनियम के साथ कौन बॉन्डेड है? ऑक्सीजन बॉन्डेड है। इसका मतलब ये संयुक्त खनिज है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करना है। और मुक्त का मतलब केवल उस धातु के साथ मिट्टी, कंकर, पत्थर हो, मिट्टी मिली हुई हो, कंकर मिली हुई हो, पत्थर मिली हुई हो, कोई दूसरी धातु या कोई दूसरा अधातु उसके साथ कंबाइंड नहीं होता हो। तो यहां पे हमें खनिज 2 प्रकार से मिलेगा। खनिज 2 प्रकार से, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मतलब मुक्त अवस्था का मतलब ये नहीं है कि खड्डा खोदा, नीचे माइनिंग की और सोने का टुकड़ा उठा के ले आए, इसका मतलब ये नहीं है। मुक्त अवस्था में मतलब उसमें इंप्योरिटीज है, उसमें अशुद्धियां है, बट अशुद्धियां उसमें मिट्टी हो सकती है, कंकर हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कोई दूसरा धातु उसमें नहीं है। और एक वो खनिज होते हैं जो संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले, संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले। तो हम सबसे पहले तो लेंगे खनिज, फिर उस खनिज में से हम क्या सेलेक्ट करेंगे? अयस्क सेलेक्ट करेंगे या और सेलेक्ट करेंगे? उस खनिज में से अयस्क या और सेलेक्ट करेंगे। और जब अयस्क या और सेलेक्ट करेंगे तो उसको हम अयस्क या और मानेंगे वह खनिज जिसे धातु कम खर्चे में आसानी से प्राप्त की जा सकती है। उससे जब हम धातु बनाए तो खर्चा कम से कम होना चाहिए, प्रोसेस लंबी नहीं होनी चाहिए, आसानी से प्राप्त हो जाना चाहिए।
अदरवाइज अगर मान लो लंबी प्रोसेस से आए हैं और बहुत ज्यादा हमें स्टेप उसमें इन्वॉल्व हुए हैं और उसके बाद हमने धातु बनाई है, तो वो धातु की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और नॉर्मल हमारे काम की फिर नहीं रहेगी वो, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसक, खनिज में से ऐसक सेलेक्ट करते हैं, खनिज में से ऐसक। जैसे आयरन का ऐसक Fe2 भी है, Fe2O3 भी है, Fe3O4 भी है, Fe2O3 3H2O भी है। ये सब आयरन के खनिज हैं। किसके खनिज है? आयरन के खनिज है। बट जब मैं इनमें से आयरन बनाता हूं तो इन सभी को यूज में नहीं लेता हूं, हम इस खनिज में से और उसको कंसीडर करेंगे जिससे आसानी से आयरन मिलता हो। जैसे Fe2 से आयरन मिल तो जाएगा, बट एक तो उस खनिज में उस धातु का कंटेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, धातु अत्यधिक मात्रा में होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये है। दूसरा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो मिलने वाला जो आयरन है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मिलने वाला धातु है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे मैं इससे मिलाऊंगा तो इससे जो आयरन मिलता है ना, आयरन पायरिटी जिसका नाम है, वो ब्रिटल नेचर का होता है, नरम नहीं होता, ठोस होता है, कठोर होता है, अच्छी क्वालिटी का आयरन नहीं मिलता। तो ये खनिज तो है और ये और भी इसको और कंसीडर हम नहीं करते हैं। मतलब सभी और खनिज होते हैं बट सभी खनिज और नहीं बन पाते हैं, केवल वो ही खनिज और बनेंगे जिससे आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती है। तो एक लाइन ये क्लियर कर देता हूं, एक लाइन ये क्लियर कर देता हूं। क्या क्लियर हो जाता है? सभी अयस्क खनिज है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। यह स्टेटमेंट सही है। क्यों? अयस्क उसी खनिज को माना जाता है, अयस्क उसी खनिज को माना जाता है जिससे धातु आसानी से व कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती हो। उसी को हम अयस्क मानेंगे। तो खनिज की डेफिनेशन, अयस्क की डेफिनेशन, खनिज माइनिंग प्रकृति में पाए जाते हैं, उस खनिज में से हम एक और सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उससे हम धातु प्राप्त करते हैं। इसलिए लिखा सभी अयस्क खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। अयस्क उसी खनिज को माना जाता है जिसे धातु आसानी से कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती हो। क्लियर? अब जो धातु है, इसके बाद और डेफिनेशंस की बात करते हैं। प्रकृति में कौन सा धातु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बाई मास। ठीक है, तो देखो भूपर्टी में अर्थ क्रस्ट, इसको बोलते हैं भूपर्टी, मतलब जमीन में, भूपर्टी में तत्वों की पाए जाने की प्रायिकता। एक नंबर पे कौन है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, वह है ऑक्सीजन। 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे है सिलिकॉन। 3 नंबर पे कौन है? एल्यूमिनियम। 4 नंबर पे कौन है? आयरन। 5 नंबर पे कौन है? कैल्शियम। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाला,
सर्वाधिक पूछे तत्व तो कौन सा होगा? ऑक्सीजन। सर्वाधिक धातु, तो धातु में ऑक्सीजन और सिलिकॉन धातु नहीं है, ये तो नॉन मेटल है। धातु में कौन आएगी? एल्यूमिनियम। प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व तो ऑक्सीजन है, बट धातु कौन है? एल्यूमिनियम है। और सेकंड धातु कौन सी है? वो है आयरन। और सर्वाधिक एस ब्लॉक का तत्व कौन सा पाया जाता है? एस ब्लॉक तत्व या धातु वो कौन है? कैल्शियम। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रकृति में पाया जाता है। इसके अलावा ये बायोमास है भैया। इसके अलावा प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक, प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? खनिज सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो वह है सिलिकेट्स। प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज या मिनरल जो है वो है सिलिकेट। मतलब मिट्टी कंकर पत्थर होते हैं सिलिकेट। पहाड़ देखते चारों तरफ, ये खनिज ही है। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा है? खनिज कौन सा है? सिलिकेट। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सेकंड कौन सा है? सिलिकॉन। तत्व धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम। सेकंड धातु कौन सी है? आयरन। एस ब्लॉक तत्व या धातु सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? कैल्शियम। तो ये अर्थ क्रस्ट भूपट्टी में तत्वों की पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? अब मैंने खनिज बोला आपको, तो खनिज की बात करें तो देखें विभिन्न धातुओं के खनिज या अयस्क। तो धातुओं के खनिज या अयस्क दो अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व या धातु, तो मुक्त अवस्था में जो किसी अदर धातु या अधातु के साथ संयुक्त नहीं हुआ हो, एक तो ये, और दूसरा है संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु। संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से होंगे? लेस रिएक्टिव धातु, जिनकी रिएक्टिविटी क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल, जिनकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। रिएक्टिविटी कम है तो किसी दूसरे धातु या अधातु के साथ जुड़ने की उनकी प्रवृत्ति कम हो गई। संयुक्त अवस्था में वो कौन से हैं? मोर रिएक्टिव मेटल। इसमें कौन से आते हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? एजी सिल्वर मुक्त अवस्था में होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एच से नीचे आता है गोल्ड, प्लेटिनम, कार्बन, सल्फर। ये नॉन मेटल आगे दो, तो नॉन मेटल की मेटलर्जी नहीं है, मेटलर्जी मतलब हमें मेटल की मेटलर्जी पढ़नी है। तो ये मेनली तीन धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था का मतलब ये है कि ये किसी अदर धातु के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं। जब खनिज हम इनका मिलते हैं माइनिंग से तो इनके साथ केवल मिट्टी कंकर पत्थर होता है, तो इनको बोला है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु। कोई डाउट? एजी है, एयू है, प्लेटिनम है, लेस रिएक्टिव धातु है, नोबल मेटल भी बोलते हैं इनको। एयू और प्लेटिनम, जो गोल्ड और प्लेटिनम है ये नोबल मेटल बोलते हैं इनको। नोबल मेटल का मतलब एसिड, बेस, वायु, जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, केवल एक्वा रेजिया में घुलते हैं। तो यहाँ पे ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। अब ऐसा नहीं है जैसे एजी मुक्त अवस्था में है तो एजी संयुक्त अवस्था में भी हो सकता है, ये दोनों तरफ पाया जा सकता है। इसकी रिएक्टिविटी कम है तो कम रिएक्टिव, कम कंबाइंड हो सकता है। संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु वो होते हैं मोर रिएक्टिव। अब संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु के अयस्क जो है वो ये है
दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडाइज्ड और का मतलब जो धातु है वो उसका ऑक्सीकरण हुआ हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड और या फिर उसके साथ कंबाइंड हो हेलाइड और, मतलब उस मेटल के साथ हेलाइड कंबाइंड हो, या फिर होता है सल्फाइड और। तीन तरह के और होते हैं संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले, ऑक्सीडाइज्ड और, हेलाइड और सल्फाइड और। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइज और दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीसॉल्ट और दूसरा होता है ऑक्साइड और। तो इनके नाम और कौन से मेटल का कौन सा और है ये पूछा जाता है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मैं आगे अपने पास, अब मैं संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले की बता दिया, जो केवल मिट्टी कंकड़ पत्थर के साथ पाए जाते हैं। अब मैं बात करूंगा इधर वाली कैटेगरी की, तो देखें तो मैंने अभी आपको यह बताया है कि संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु, संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु, और इसको मैंने दो कैटेगराइज में किया है। एक किया है ऑक्सीडाइज्ड और, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ हो, और एक मैंने बोला है ऑक्सीडाइज और एक बोला है मैंने हेलाइड और एक मैंने बोला है सल्फाइड और। ये क्लासिफिकेशन हो गया और का। ऑक्सीडाइज्ड और दो प्रकार के बोलते हैं, ऑक्सीसॉल्ट और एक मैंने बोला है ऑक्साइड और। मतलब हेलाइड और का मतलब मेटल के साथ कौन होगा, हेलाइड। सल्फाइड का मतलब मेटल के साथ कौन होगा, सल्फाइड। ऑक्साइड और का मतलब मेटल के साथ कौन होगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीसॉल्ट और का मतलब वो मेटल के साथ, मेटल और इसके साथ होगा ऑक्सी एसिड का सॉल्ट। मेटल के साथ क्या होगा, ऑक्सी एसिड का सॉल्ट। तो ऑक्सीडाइज और दो तरह के हैं, एक ऑक्सीसॉल्ट और मतलब मेटल के साथ ऑक्सी एसिड का सॉल्ट हो, ऑक्साइड और मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन हो, मतलब ओके। तो मैं सबसे पहले ऑक्सीडाइज और की बात कर लेता हूं। ऑक्सीडाइज्ड और इसकी बात कर लेता हूं, और इसमें भी पहले मैं ऑक्सीसॉल्ट और की बात करता हूं। तो ऑक्सीसॉल्ट और तीन तरह के हैं, इसमें भी पहले किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीसॉल्ट और। कार्बोनेट और मतलब मेटल के साथ कौन होगा, कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट होगा, कार्बोनेट और। नाइट्रेट और मेटल के साथ नाइट्रेट होगा, सल्फेट और मेटल के साथ सल्फेट होगा, और एक है फॉस्फेट और। मेटल के साथ फॉस्फेट होगा। अब ये जो मैं यहां और बता रहा हूं, इनके नाम और स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है
और आप देखोगे तो यहां से बल्क में क्वेश्चन आता है कितने ऑक्सीडाइज्ड ओर हैं, नाम दे देगा, कितने उनमें ऑक्सीसोल्ट हैं, कितने सल्फेट ओर वाले हैं, ऑक्सीसोल्ट में भी सल्फेट। तो कार्बोनेट ओर के पहले मैं एग्जांपल बोलता हूं, देखें CaCO3 कैल्शियम का ओर है, वो तो पता लग जाएगा किस मेटल का आयस्क है, कैल्शियम का, और इसका नाम है लाइमस्टोन या कैल्साइट, लाइमस्टोन या कैल्साइट फर्स्ट। सेकंड MgCO3 मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट इसका नाम है, मैग्नीशियम का ओर है। तीसरा CaCO3 MgCO3 CaCO3 मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों, डोलेमाइट नाम है। क्या नाम है? डोलेमाइट नाम है। तो मैं केवल कार्बोनेट ओर की बात कर रहा हूं पहले, इनकी बात बाद में करेंगे हम, इनकी बात बाद में करेंगे क्योंकि यही भर जाएगा मेरे पास, ठीक है। फोर्थ CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मेलेकाइट, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर कॉपर का ओर है, कॉपर है, इसका नाम है मेलेकाइट, मेलेकाइट। और ये बनता कैसा है, जब कॉपर जब मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करता है ना तब बन जाता है। और अगर मैं ये लूं 2CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ब्लू कलर का होता है, 2 मोल कर दिए इसको, इसको बोलूंगा एजूराइट। नाम, स्ट्रक्चर, कलर सब पता होना चाहिए। ये कॉपर के ओर है, ये मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों का है, ये मैग्नीशियम का है, ये कैल्शियम का ओर है। 6 FeCO3 सीडेराइट, सीडेराइट नाम है। 7 PbCO3 सेरुसाइट, ये कार्बोनेट ओर है। कार्बोनेट ओर कौन सी, मतलब ऑक्सीसॉल्ट और जिनमें मेटल के साथ कार्बोनिक एसिड H2CO3 का सोल्ट अटैच है, और ये सारे हो गए आपके। एक है ZnCO3, केलेमाइन, ZnCO3 केलेमाइन। तो ये 8 और हैं, अलग अलग डिफरेंट मेटल के हैं। ये आपको जो ई मॉड्यूल ई वर्कशीट हमने दिया उसमें मिल जाएगा, बट उसमें ऐसे क्लासीफाई नहीं मिलेगा, बट मिल जाएंगे आपको, मेटल वाइज मिल जाएंगे कि कौन सा किस मेटल का ओर है। तो आप अब पहचान में आ गया होगा कि ऑक्सीडाइज्ड ओर है, और ऑक्सीडाइज्ड ओर में भी कौन सा है, ऑक्सीसॉल्ट ओर है, और उसमें भी पहला कौन सा मैंने बोला, कार्बोनेट ओर। ठीक है, मिटाऊं, आगे चले। ये बात हुई कार्बोनेट ओर की। उसके बाद आते हैं नाइट्रेट ओर पे। इसके दो हैं, एक KNO3, एक NaNO3। इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्टपीटर, और इसको बोलते हैं चिल्ली सॉल्ट पीटर। दोनों के पता होना चाहिए। KNO3 KI याद रखें, KI से पोटेशियम लगा हुआ है तो इंडियन सोल्ट पीटर, I से इंडियन सोल्ट पीटर, NaNO3 चिल्ली सोल्ट पीटर। ये दोनों ही सोडियम पोटेशियम नाइट्रोजन की ओर बोल सकते हैं हम इनको। सल्फेट ओर, फोस्फेट ओर की बात कर लेता हूं। फोस्फेट एक ये है Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम, फोस्फोराइट बोलते हैं या कैल्शियम फोस्फेट।
अब आपके पास बच गया सल्फेट और, इसको डिटेल से है इसमें एग्जाम्पल, वो हम देख लेते हैं। सल्फेट और कौन से हैं? नेक्स्ट आता है आपका सल्फेट और। तो सल्फेट और में कौन कौन से आएंगे उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, PbSO4 एंजलेसाइट इसका नाम है। एंजलेसाइट, लेड सल्फेट बोल दो या फिर एंजलेसाइट इसको आप बोल सकते हो। इसके अलावा MgSO4.7H2O एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट इसका नाम है। ZnSO4 7H2O व्हाइट विट्रोल या सफेद थोता, FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रोल या फिर नीला थोथा, CuSO4.5H2O ब्लू विट्रोल, सॉरी ये हरा थोथा हो गया, ग्रीन को हरा ही बोलते हैं, ये नीला थोथा। CaSO4.2H2O जिप्सम, ये सब सल्फेट और है। लेड का, मैग्नीशियम का, जिंक का, आयरन का, कॉपर का और कैल्शियम का, ये सब सल्फेट और हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑक्सीडाइज्ड और में से पहली कैटेगरी ऑक्सीसॉल्ट। ऑक्सीसॉल्ट में 4 कैटेगरी, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और फॉस्फेट। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑक्सीसॉल्ट में भी ऑक्साइड और, मतलब ऑक्सीजन कंबाइंड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ऑक्साइड और इंपॉर्टेंट, ऑक्साइड और क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो इधर ऑक्साइड और में कौन कौन से आते हैं, Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3.3H2O आयरन के और हैं। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और Fe2O3 को बोलते हैं लिमोनाइट। अब यहां पे आयरन इसमें +3 में है और Fe3O4 जो है ना, वो मैंने बताया भी था, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। और मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब इसमें Fe2O3 और FeO का कंपोजिशन होता है। तो इसमें आयरन +3 में भी है और +2 में भी है, दोनों में है। Fe2O3 हाइड्रेटेड और है,
वाटर साथ में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रेटेड ओर है, जल योजित अयस्क है, तो ये आयरन के ऑक्साइड। उसके बाद और बात करें इसमें, Cu2O कॉपर का, इसका नाम है रूबी कॉपर या क्यूप्राइट, क्यूप्राइट या फिर रूबी कॉपर, क्यूप्राइट बोल दो या रूबी कॉपर बोल दो। MnO2 याद है ना, मैग्नीज का और है, KMnO4 बनाने के मेथड में यहीं से स्टार्ट किया था, पायरोल्यूसाइट और, कौन सा है ये, पायरोल्यूसाइट और। FeOCr2O3 क्रोमियम का और है, और इसको हम बोलेंगे क्रोमाइट और। तो इसमें एक इंपोर्टेंट आया है, Cu2 को रूबी कॉपर या क्यूप्राइट बोलते हैं। Na2 B4O7.10H2O बोरेक्स, ठीक है, ये बोरेक्स बोलते हैं इसको। Ca2B6O11.5H2O कोलेमेनाइट, ये दोनों ही बोरोन के ओर हैं। Ca2B6O11.5H2O कोलेमेनाइट, Na2B4O7.4H2O कर्नाइट, ये भी बोरोन का ओर है। TiO2 टाइटेनियम रूटाइल, इसको रूटाइल बोलते हैं, टाइटेनियम रूटाइल। U3O8 पिच ब्लेंड बोलते हैं, और U3O8 में कम मात्रा में नेपच्यूनियम व प्लूटोनियम भी उपस्थित होता है। U3O8 में पिच ब्लेंड में यूरेनियम का अयस्क है, और ऑफ यूरेनियम, ये यूरेनियम का और है, पिच ब्लेंड हम इसको बोल सकते हैं। जेडनो जिंकाइट, जेडनो को हम बोलते हैं जिंकाइट। Al2O3.2H2O बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का और है, जेडनो को जिंकाइट बोला है, और इसका दूसरा नाम है फिलोस्पर हुल, फिलोस्फर हुल। और जेडनो की खासियत है भैया, ये ठंडा है तो वाइट है, गरम कर दिया जेडनो हॉट तो ये येलो है। ये खासियत है जिंक की, जिंक ऑक्साइड की। ये सब ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन सबसे कंबाइंड हुई है, इसलिए हमने इनको बोला है ऑक्साइड और। क्लियर, सारे नाम के साथ याद होना चाहिए, और इनको याद करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। क्वेश्चन आप जब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितने इंपोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, ये सब, टाइटेनियम, यूरेनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, सबका मैंने बोला है। अब जैसे ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, 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 ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। ऑक्साइड है साथ में वाटर है, तो इनको हाइड्रेटेड ऑक्साइड बोल सकते हैं। तो ये बात हुई ऑक्साइड और की। उसके बाद आता है हेलाइड और। नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट है हेलाइड ओर। KCl, NaCl, AgCl, KCl, MgCl2, 6H2O, Na3, Al, F6, ये हेलाइड ओर है। ठीक है, KCl को बोलते हैं सिल्वाइन, सिल्वाइन KCl। सिल्वाइन। NaCl रॉकी सॉल्ट, AgCl को बोलते हैं होर्न सिल्वर, AgCl को बोलते हैं होर्न सिल्वर या क्लोरोगायराइटिज। KCl MgCl को जानते हो कार्नेलाइट, Na3LF6 को जानते हो क्रायोलाइट। दीज आर हेलाइड ओर, ये सब हेलाइड ओर। क्लियर। उसके बाद आते हैं सल्फाइड ओर। इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में सबसे पहला है वो है PbS, गैलेना, HgS, सिनबार या वर्मिलियन भी बोलते हैं, HgS सल्फाइड के साथ कनेक्ट हो PbS, HgS, Cu2S, कॉपर ग्लास, Cu2S को बोलते हैं कॉपर ग्लांस या दूसरा नाम आप बोल सकते हो चाल्कोसाइट। चाल्कोसाइट। अगला है Ag2S डॉट Cu2S, Ag2S और डॉट Cu2S जिसमें Ag भी हो और कॉपर भी हो, इसका नाम है सिल्वर कॉपर ग्लास। Ag2S सिल्वर ग्लास, केवल Ag2S है तो दो Ag है ना, मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, और Ag अगर संयुक्त अवस्था में होगा तो किसके साथ होगा, सल्फर के साथ होगा, इसलिए Ag2S को बोला सिल्वर ग्लास। क्लियर। FeS2 आयरन पायरिटीज या फूल्स गोल्ड, मतलब मूर्खों का सोना, ये भी बोलते हैं इसको। FeS2 आयरन पायरिटीज या फूल्स गोल्ड हम इसको बोलते हैं। कॉपर CuFeS2 कॉपर पायरिटीज, CuFeS2 को हम बोलते हैं कॉपर पायरिटीज। ध्यान रखना आयरन है बट आयरन का कोई नाम नहीं आया है, या चाल्को कॉपर आयरन पायरिटीज। कॉपर आयरन पायरिटीज। CuFeS2 Cu
प्लस 2 Fe प्लस 2 2s माइनस। थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी रहता है, बट ये हमने बोला चाल को कॉपर आयरन, ठीक है। ये है सल्फाइड ओर, क्लियर, समझ में आ गया। सल्फाइड ओर, हेलाइड ओर, तो मैंने सभी तरह के बता दिए कौन सा किसका ओर है, जैसे नाम नजर आ रहा है आपको, जो मेटल है उसी मेटल का वो ओर हो जाएगा। तो ये सारे ओर आपको मुख जबानी याद होनी चाहिए। यहां से कुछ नहीं, ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक जेडनस और है, जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड, सेपेलेराइट, सेपेलेराइट, जिंक ब्लेंड या सेपेलेराइट। इसमें भी एक है CaF2, फ्लोरो स्पार, फ्लोरो स्पार, ठीक है। ये CaF2, फिलोस्फर हुल को अलग बोला है, इसको अलग बोला है। ये सभी हैं आपके पास मेटलर्जी के लिए जो ओर की हमें जरूरत पड़ेगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन किसका ओर है, उसके रिगार्डिंग मैंने कंसेप्ट बताया है। बोलो कोई डाउट? डाउट नहीं होनी चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्लियर? ओके, कर लोगे याद सिस्टमेटिक ढंग से। आपके सीट में दिए हुए हैं, मैंने भी यहाँ बता दी है, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये सारे। तो फिर आगे हम बात करते हैं, बेसिक कंसेप्ट हमारा चल रहा था। और आज की क्लास में मैंने आपको बताया मेटलर्जी कहते किसको हैं, खनिज किसको कहते हैं, ऐसक किसको कहते हैं, और ऐसक कौन धातु जो है वो कंबाइंड स्टेट में या फ्री स्टेट में, संयुक्त अवस्था में या मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में कौन से होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, जैसे Ag है, गोल्ड है, कॉपर, Ag है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, ये मुक्त अवस्था में। मिट्टी कंकर पत्थर होगा किसी और, Ag जैसे है तो Ag का सल्फाइड ओर भी है, Ag मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। इसके अलावा कंबाइंड ओर में फिर हमने देखा कि ऑक्सीडाइज्ड ओर, उसको दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया, ऑक्सीसोल्ट ओर और ऑक्साइड ओर, उनके हमने एग्जांपल देखे। फिर ऑक्सीसोल्ट ओर को हमने देखा कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट ओर में क्लासिफाई किया। ये सारी चीजें, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे बोरोन है तो बोरोन की अकरेंस हमने पहले ही पढ़ी है, ठीक है। तो अब फिर आगे और बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन सी है, ऐसक के बारे में बताया था, ऐसक के फॉर्मूले और उनकी स्ट्रक्चर्स होपफुली आपने याद कर ली होगी। अगर नहीं भी की है तो मैं फिर बोल रहा हूं, वो सभी स्ट्रक्चर आप याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही सिंपल सा कंसेप्ट है और या मिनरल्स का, कुछ धातु संयुक्त अवस्था में, कुछ धातु मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में 3 धातु Ag, Au, प्लेटिनम। संयुक्त अवस्था में ऑक्सीडाइज ओर हो सकता है, हेलाइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है। ऑक्सीडाइज्ड ओर में 2 कैटेगरी है, ऑक्साइड ओर या ऑक्सीसोल्ट ओर। ऑक्सीसोल्ट ओर में 4 कैटेगरी है, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ठीक है। ऑक्साइड कौन से हैं, हेलाइड कौन से हैं और सल्फाइड और कौन से हैं, उनके नाम और उनकी स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, बेसिक कंसेप्ट चल रहा है हमारा, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक हम बोलते हैं अधात्री, या बोलते हैं मैट्रिक्स इंग्लिश में, या फिर बोलते हैं गैंग। अधात्री, मैट्रिक्स या गैंग, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऐसक में उपस्थित अवांछित अशुद्धियां जिनका हमें कोई यूज नहीं है, उसको हम मैट्रिक्स, अधात्री या गैंग बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि ऐसकों में उपस्थित अवांछित, मतलब जिसका हमें कोई यूज नहीं आना, अवांछित अशुद्धियों को, अशुद्धियां, अवांछित अशुद्धियां मतलब इसमें हो गया मिट्टी, कंकड़,
पत्थर, इनका हमारे पास कोई यूज नहीं है। ऐसा में उपस्थित अवांछित अशुद्धियां किसको बोल रहा हूं? मिट्टी, कंकर, पत्थर। जब खनिज खनन करोगे तो ये तो आएंगे। को अधात्री कहा जाता है। समझ में आ गया? अधात्री या इसका मतलब क्या है ये, क्योंकि इनका मीनिंग पता नहीं होगा तो आगे कैसे पढ़ेंगे हम। ये इनका मीनिंग तो पता होना चाहिए कि किसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास आती है धातु मल या गालक। पहले पढ़ लेते हैं कि गालक किसको बोलते हैं। एक टर्म आती है फ्लक्स, गालक या फिर फ्लक्स, इंपॉर्टेंट इसको समझना कि गालक या फ्लक्स किसको बोलते हैं। वे रसायन, पहले डेफिनेशन से बात स्टार्ट करते हैं। वे रसायन जो उच्च गलनांक वाले, वे रसायन जो उच्च गलनांक अधात्री से संयोग करके उन्हें कम गलनांक वाले उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहां से बात समझने की है, और वो क्या बात समझने की है उसको समझें आप। मैंने फ्लक्स का डेफिनेशन बोला है, एक डेफिनेशन है धातु मल। या स्लैग जिसको बोलते हैं। अब धातु मल का मतलब क्या है, इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि इनका गलनांक अधात्री से कम होता है, जिस कारण इन्हें आसानी से गलाया जा सकता है। धातुमल गलित धातु से हल्के होते हैं। धातुमल गलित धातु से हल्के होते हैं, गलित धातु के ऊपर तैरते हैं। इस कारण इन्हें आसानी से फर्तक किया जा सकता है। समझे बात का मीनिंग, समझे कि बात का मीनिंग क्या है। मैंने दो डेफिनेशन आपको बताई है। एक गालक बोला है जिसको फ्लक्स इंग्लिश में बोलते हैं, एक धातुमल बोला है जिसको हम स्लैग बोलते हैं। अब सुनना, जो अधात्री है ना, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इनका गलनांक होता है बहुत ज्यादा। मतलब इनको गलन करने के लिए हमें अत्यधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस अधात्री में हम फ्लक्स मिला देते हैं, तो फ्लक्स उस अधात्री के साथ जुड़ जाएगा और जो उत्पाद बनाएगा उसका नाम है धातुमल, जिसका गलनांक कम होगा।
इसलिए हम क्या करेंगे, मैं लिखूं अधात्री और लिखा हाई मेल्टिंग पॉइंट। अधात्री जिसका मैंने क्या बोला, वे रसायन जो उच्च गलनांक वाले अधात्री, तो अधात्री का हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें मैं मिलाऊंगा फ्लक्स, जिसको मैंने क्या बोला बेटा, गालक। तो अधात्री और फ्लक्स आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, स्लैग, जिसको मैंने क्या बोला, धातुमल। अब इस धातुमल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इस अधात्री से। तो हमें अधात्री, हमने बोला कि ऐसक में उपस्थित अवांछित अशुद्धियां, तो इस अशुद्धि को हटाना तो पड़ेगा ना। जब हम धातु, प्योर धातु बना रहे हैं तो उसमें जितनी अशुद्धियां उन सबको हटाना पड़ेगा। तो मैं हटाऊंगा, इस अधात्री को हटाऊंगा, तो ऐसे तो हट नहीं रही है ये, इसको मैं हीट कर रहा हूं, इसका गलनांक बहुत ज्यादा है, तो इसमें मैंने एक उपयुक्त फ्लक्स मिलाया। फ्लक्स कैसा मिलाया जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका अधात्री किस प्रकृति का है, तो वो भी मैं बताऊंगा अभी कि कैसा मिलाया जाता है। तो उसने फ्लक्स अधात्री के साथ कंबाइंड होकर क्या बना दिया, सलेग बना दिया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। अब आप उसको गर्म करो, कम तापमान देना पड़ेगा, कम तापमान देना पड़ेगा तो कम फ्यूल खर्च होगा, और अगर ज्यादा तापमान दे देते तो फ्यूल ज्यादा खर्च हो जाता। तो हम तो ये बोल रहे हैं ना कि आसानी से कम खर्चीली प्रवृत्ति, कम खर्चे से हम धातु प्राप्त कर सके। तो यहां लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ, हमने इसको गर्म किया। तो जब इसको गर्म करूंगा तो मेल्ट होगा, धातु जो है वो भी मेल्ट होगा, धातु भी गलेगा और ये स्लेग भी गलेगा। बट मैं बोल रहा हूं स्लेग जो है वो धातु से क्या होता है, हल्का होता है, तो गलित धातु के ऊपर सतह बना के तैरेगा। क्या बोला, धातुमल गलित धातु से हल्के होते हैं, गलित धातु के ऊपर तैरते रहते हैं, इस कारण आसानी से क्या कर देते हैं, उसको पृथक किया जा सकता है। समझना, जैसे ये लो, और इसको मैंने क्या किया है, मैंने गर्म किया है, और यहां इसमें है अधात्री प्लस फ्लक्स, और फ्लक्स अधात्री और फ्लक्स है मेटलर्जी। तो यहां से इस जगह धातु भी गलेगा, तो धातु तो इससे बाहर आ जाएगा, धातु गलित धातु, और जो यहां कौन तैरेगा ऊपर, जो फ्लक्स और अधात्री से क्या बना, स्लेग बना, जो कि क्या है, हल्का है, धातु से हल्के होते हैं और इसके ऊपर तैर रहा है। तो तैरेगा तो ये इधर से क्या हो जाएगा, आ जाएगा, इधर से कौन आ जाएगा, स्लेग आउट। स्लेग को क्या कर दिया हमने, बाहर कर दिया, धातु के ऊपर सतह पे तैरेगा, इसलिए आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो समझ में आ गया गालक का मतलब क्या है। अभी एग्जाम्पल चलेंगे, धातुमल का मतलब क्या है। ओके, अब देखो इधर डेफिनेशन खत्म होती है, उसके बाद आगे बात करते हैं। गालक का चयन, गालक किसको बोला, फ्लक्स को। गालक का चयन अधात्री, मतलब अधात्री बोल दो या अशुद्धि बोल दो, अवांछित पदार्थ बोल दो, की प्रकृति पर निर्भर करता है। गालक का चयन अधात्री की प्रकृति पर निर्भर करता है, और जो फ्लक्स है ना वो दो प्रकार का होता है, एसिडिक फ्लक्स और एक होता है
बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स किसको बोलेंगे? बेसिक ऑक्साइड व कार्बोनेट। एसिडिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? एसिडिक ऑक्साइड को हम एसिडिक फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक फ्लक्स है और एक बेसिक फ्लक्स है। एसिडिक फ्लक्स के एग्जांपल लूं, जैसे B2O3, P2O5, SiO2, ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड है, नॉन मेटल है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। बेसिक फ्लक्स किसको लूं, जैसे MgO लिया, CaO लिया, FeO लिया, ये बेसिक मेटल के ऑक्साइड हैं, तो बेसिक ऑक्साइड हो गया और बेसिक फ्लक्स इनको बोलते हैं। इसके अलावा जैसे CaCO3 लिया, तो जब CaCO3 लिया, कार्बोनेट लिया, तो आप इसको हीट करोगे तो टूटेगा, CaO और ये CO2 तो बाहर निकल जाएगी और ये CO ये वाला बन जाएगा, लाइम बन जाएगा। ऐसे MgCO3 ले लो, ये भी जब आप हीट करोगे उसको गलाने के लिए, तो पहले कार्बोनेट विघटित होगा और MgO और क्या दे देगा, CO2 दे देगा, तो MgO किसका काम कर जाएगा, फिर बेसिक फ्लक्स का काम कर जाएगा। तो इनको भी हम बेसिक फ्लक्स बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप हीट करोगे तो ये टूटेंगे, तो बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो क्या है, ठीक है, यदि अधात्री बेसिक नेचर की है तो फ्लक्स एसिडिक यूज में लेंगे। अधात्री बेसिक नेचर की है तो फ्लक्स एसिडिक यूज में लेंगे, और यदि अधात्री एसिडिक नेचर की है तो फ्लक्स बेसिक यूज में लेंगे। ये फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब मैं इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो देखना, आप समझना, एग्जाम्पल को समझना, एग्जाम्पल कैसे इसके हम यूज में लेंगे। एग्जाम्पल है, यदि SiO2 मतलब सिलिका है, ये अधात्री है, SiO2 अधात्री और सिलिका, SiO2 3D सिलिकेट है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, याद करो पी ब्लॉक में पढ़ाया है, 3D सिलिकेट है और ये है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसकी अशुद्धि है, अधात्री है, या फिर मैं इसको बोल दूं अशुद्धि, तो SiO2 कैसा होता है, एसिडिक। तो क्या बोला, यदि अधात्री एसिडिक नेचर की है तो फ्लक्स क्या लेंगे, बेसिक। अब इसमें हम फ्लक्स मिलाएंगे, फ्लक्स बेसिक, मान लो ये मिला दिया CaO लाइम, चूना, ये मिला दो, तो ये दोनों कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, CaSiO3, नाम होगा कैल्शियम सिलिकेट। क्या नाम होगा, कैल्शियम सिलिकेट, और इसी का नाम क्या है, स्लैग, और इसका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका नाम क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका नाम है। तो ये यहां पे ये जो स्लैग बना, अब मैं बोल रहा हूं ये स्लैग लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसका स्लैग की खासियत होती है वो गलित धातु से हल्का होता है, धातु की सतह पे तैरेगा, और सतह पे तैर है तो उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फर्तक कर सकते हैं, जिसको हम स्लैग आउट बोलते हैं, धातुमल का बाहर होना बोलते हैं। एक एग्जांपल तो ये हुआ। अब मान लो CaO की अशुद्धि है, तो इसमें अब ये अशुद्धि CaO की है, उसमें लाइम की अशुद्धि है, तो बेसिक नेचर की हो गई, ये बेसिक ऑक्साइड हो गया। अब इसमें फ्लक्स मिलाना है तो हमें एसिडिक मिलाना पड़ेगा। अब एसिडिक कोई सा मिला लो, मान लो SiO2 मिलाया, SiO2 ये हो गया फ्लक्स, तो वापस से क्या बनाया इसने, CaSiO3 बाहर हो गया,
ठीक है, ये बन गया इसका सलेग। तो दोनों ही केस में सलेग बना है, एक ही बना है बट डिफरेंट है। अशुद्धि ऐसा एसिडिक थी तो बेसिक फ्लक्स मिलाया, बेसिक अशुद्धि थी तो उसमें एसिडिक फ्लक्स मिला दिया। ऐसे अगर मैं बात करूं FeOSiO2, मान लो इसकी अशुद्धि है तो SiO2 मिला दिया, क्या बन गया FeSiO3 बन गया, ये स्लेग आउट हो गया। ऐसे अगर मैं मान लो अशुद्धि है आपके पास SiO2 की अशुद्धि है और इसमें आपने CaCO3 क्या मिला दिया, फ्लक्स मिला दिया, हीट किया। हीट तो हम कर ही रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मेल्ट करना पड़ेगा हमें, तो गर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ये CaCO3 पहले टूटेगा, CaO प्लस CO2, CO2 उड़ जाएगी और ये इसके साथ रिएक्ट करके ये वापस से क्या बनाएगा, CaSiO3, यही बनाएगा जिसको आप बोल रहे हो स्लेग आउट, बाहर। तो ये कंसेप्ट है। फ्लक्स किसको बोलते हैं और धातुमल किसको बोलते हैं, अधात्री किसको बोलते हैं, इसके बारे में कंसेप्ट मैंने बता दिया है। होपफुली समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे चले, क्लियर, चलो। मिटाऊं, स्क्रीनशॉट ले ले भैया इसका। अब बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिया है। अब स्टेप 4 मेटलर्जी, हम जब मेटलर्जी करने जाएंगे तो हमें करना क्या है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जब मेटलर्जी हम करते हैं तो हमने ओर सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले ओर सेलेक्ट करके उसको हम पाउडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, उसको पीस लेंगे, पीसना या चूर्णित फॉर्म में लेके आना तो चूर्णित ऐसक बन जाएगा। उसके बाद स्टेप हमें कौन कौन सी स्टेप अपनानी है और कब जाके हमें प्योर मेटल मिलेगा, उसके मैं बात कर रहा हूं। तो देखो स्टेप 4 मेटलर्जी, ये मान लो पूरी मेटलर्जी आ रही है एक तरह से, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 मेटलर्जी, मेटलर्जी के लिए क्या स्टेप होगी, तो देखो यहां पे सबसे पहले आएगा फर्स्ट स्टेप। ऐसक आपने सेलेक्ट कर लिया। ऐसक सेलेक्ट करने के बाद पहली स्टेप में क्या करना है, चूर्णित, पीसना, पाउडर्ड फॉर्म में लेके आना, क्रशिंग या ग्राइंडिंग। उसको चूर्णित अवस्था में लेके जाना है, पाउडर्ड फॉर्म में उसको लेके जाना है फर्स्ट अवस्था में। क्रशिंग या ग्राइंडिंग का मतलब उसको ग्राइंड करना है, उसको पीसना है सबसे पहले। अब तुम नहीं पीसोगे, ये स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में चूर्णित ऐसक का सांद्रण। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो चूर्णित ऐसक हमें मिला उसका हमें क्या करना है, सांद्रण। तो सेकंड स्टेप में चूर्णित ऐसक का सांद्रण। इंग्लिश आप ध्यान रखोगे, इस स्टेप को बोलते हैं हम सेकंड स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ ओर।
या फिर बोलते हैं बेनिफिकेशन ऑफ ओर, या फिर बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ ओर। इस स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में आपको चूर्णित एसिड का सांद्रण करना है, और सांद्रण का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नाम को पकड़ो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब उसमें ओर की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। और कंसंट्रेशन कब बढ़ सकती है? जब उसमें से अवांछित अशुद्धियों को हम क्या कर दें? दूर कर दें। अवांछित अशुद्धियों को दूर करना कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। चूर्णित एसिड का सांद्रण, इसका मतलब इस विधि में होगा क्या? इस विधि में होगा अवांछित अशुद्धियों को हटाना। अवांछित अशुद्धियों मतलब अवांछित अशुद्धियां है क्या अपने पास? मिट्टी, कंकड़, पत्थर। अवांछित अशुद्धियों को हटाना। तो जैसे ही आप उसमें से मिट्टी, कंकड़, पत्थर हटाओगे, तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर हटाओगे तो कंसंट्रेशन और की अपने आप बढ़ जाएगी, मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बाकी आपने क्या कर दिया? यहां पे रिमूव कर दिया। तो वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? क्रशिंग और ग्राइंडिंग करना है, चूर्णित अवस्था में लेके जाना है। सेकंड में हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन करेंगे, मतलब चूर्णित एसिड का सांद्रण करेंगे। बेनिफिकेशन ऑफ ओर बोलते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोलते हैं, तीन नाम है। इसमें हम क्या करते हैं? अवांछित अशुद्धियों को हटाते हैं, और इसमें दो मेथड इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम दो वे से कर सकते हैं, एक फिजिकल मेथड है, दूसरी केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में है, इसमें कौन से मेथड है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरी झाग पलवन विधि। ये फिजिकल मेथड है जहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, जिससे हम मिट्टी, कंकड़, पत्थर को अलग कर सकते हैं। ये फिजिकल मेथड। ये पूछ सकता है कि कौन सा कंसंट्रेशन का फिजिकल मेथड है, तो ये तीनों फिजिकल मेथड है। गुरुत्वीय पृथक्करण का दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी है द्रव चालित धावन। ये पढ़ेंगे एक एक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। और इसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। ये तीन मेथड है। अब कौन सी विधि कैसी अशुद्धियों के कौन से एसिड के लिए काम में ले जाएगी, वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले एक बार बता दो कि हम पढ़ेंगे क्या इसमें। उसके बाद केमिकल मेथड में आता है लीचिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं निक्षालन। ये केमिकल मेथड है। तो सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्रशिंग और ग्राइंडिंग करनी है, चूर्णित अवस्था में लेके जाना है। सेकंड स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ ओर करनी है, जिसका अदर नाम है बेनिफिकेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन हम दो मेथड से कर सकते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। केमिकल मेथड किसके लिए यूज में लेते हैं? फॉर एल्यूमिनियम, गोल्ड और एजी। इनकी मेटलर्जी में हम केमिकल मेथड से कंसंट्रेशन करते हैं, बाकी अदर मेटल की मेटलर्जी में हम फिजिकल मेथड से कंसंट्रेशन करते हैं। ये सेकंड स्टेप में होगा। क्लियर? फिर आती है थर्ड स्टेप। कंसंट्रेशन और से धातु प्राप्त करना।
अब जो कंसंट्रेशन हमने कर लिया, अब उससे हमें क्या मिलाना है, धातु प्राप्त करना है। तो कंसंट्रेशन और से मतलब सांद्रित ऐसक से ये अशुद्ध धातु प्राप्त करना। अशुद्ध धातु मिलेगी, शुद्ध नहीं मिलेगी, धातु प्राप्त करना। थर्ड स्टेप में सांद्रित ऐसक से अशुद्ध धातु प्राप्त करना, ठीक है। और इसमें जो थर्ड स्टेप जो आएगी, ये जो थर्ड स्टेप आएगी, इसमें पहला होगा, फर्स्ट मेथड होगा, इसमें सांद्रित ऐसक को धातु ऑक्साइड में बदलना। सांद्रित ऐसक को धातु ऑक्साइड में बदलना। हम सांद्रित ऐसक को धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, वो सब बताऊंगा कि धातु ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब बदलना, इसके दो मेथड है, एक है रोस्टिंग और एक है कैल्सिनेशन। एक है रोस्टिंग और दूसरा है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या है, वायु की उपस्थिति में, इसका दूसरा नाम है भर्जन। ये वायु की उपस्थिति में होता है और ये इसको बोलते हैं निस्तापन। ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। मतलब दोनों ही मेथड में क्या होगा, सांद्रित ऐसक लिया आपने और उसको आपको गर्म करना है, हीट करना है। एक बार वायु की उपस्थिति में करोगे तो उसको हम बोलेंगे रोस्टिंग, हीट कर रहे हो, और अगर आपने वायु की अनुपस्थिति में किया है तब हम उसको बोलेंगे कैल्सिनेशन। तो थर्ड स्टेप में क्या था, सांद्रित ऐसक से धातु ऑक्साइड प्राप्त करना। तो ए सांद्रित ऐसक से धातु ऑक्साइड में बदलना हमें करना है, धातु मिलाना है, तो धातु तो नहीं मिला है। सांद्रित ऐसक से अशुद्ध धातु प्राप्त करना, तो उसमें दो स्टेप होगी। पहली स्टेप में सांद्रित ऐसक को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे तो दो मेथड आपके पास, रोस्टिंग से या कैल्सिनेशन से। फिर बी स्टेप होगी, जो बी स्टेप होगी, बी धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो जैसे यहां तो आपने बनाया धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाया, फिर यहां आपने धातु बना लिया, तो ये जो धातु मिलेगा ना, धातु में अपचयन होगा, तो ये अशुद्ध धातु में अपचयित हो जाएगा। और इसमें भी हम अपचयन के लिए, धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के लिए अलग अलग मेथड यूज में लेते हैं। और इसमें धातु में कौन से लेते हैं, प्रगलन है। इसमें मेथड कौन कौन से यूज में आते हैं, इसमें मेथड है, जैसे पहला है प्रगलन, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब मेटल हमें मेल्ट स्टेट में मिलेगा। हाइड्रोमेटलर्जी, जलीय धातुक्रम। थर्ड वैद्युत अपघटनी अपचयन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये होगा थर्ड स्टेप में। क्लियर, समझ में आ गया। तो प्रगलन, हाइड्रोमेटलर्जी, विद्युत अपघटनी अपचयन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये हम कर देंगे। फिर अपने पास आता है फोर्थ मेथड, फोर्थ स्टेप। फोर्थ, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना, और अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल।
इस मेथड को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब इसमें भी अलग अलग मेथड यूज में लेते हैं, जैसे आसवन, आसवन से बना सकते हैं, द्रवीकरण, द्रवीकरण से कर सकते हैं, वैद्युत परिशोधन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वैद्युत परिशोधन, या मंडल परिष्करण विधि, एक, दो, तीन, चार और 5 वाष्प प्रावस्था परिशोधन या वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें भी 2 हैं, एक है वैन आर्कल मेथड और एक है मोन्ड्स प्रोसेस। इसका नाम है मेटलर्जी। ये पढ़ने वाले हैं हम साथ। आप देखिए, मैं समझाता हूं इसको एक चीज को, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है। देखो समझिए इसको, सिंपल सा मेथड है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने सबसे पहले और सेलेक्ट किया, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुने ढंग से, और सेलेक्ट कर लिया। अब यही स्टेप हम बार बार यूज में लेंगे, एक एक को पढ़ेंगे कि किस स्टेप का मतलब क्या है, आगे डिटेल से ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले करना है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उस ओर में अवांछित अशुद्धियों को हटाना है, सांद्रित करना है हमें उसे, जिसका दूसरा नाम मैंने बोला है बेनिफिकेशन ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर, ये हमने बोला है। अब ये कंसंट्रेशन में 2 मेथड से कर सकता हूं, फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से। ये फिक्स है कि किस मेटल की आप मेटलर्जी कर रहे हो, उसमें कौन सा मेथड यूज में लेना है, ये फिक्स है। ठीक है, तो फिजिकल मेथड में आपके पास गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, झाग पलवन विधि है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखें। ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल मेथड, लीचिंग, ये कंसंट्रेशन के मेथड है। ये किसके लिए करते हैं? एल्यूमिनियम, गोल्ड, एजी। अब इन एक एक मेथड को डिटेल से पढ़ेंगे। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, झाग पलवन विधि क्या है, इन सबको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सांद्रित एसक से अशुद्ध धातु प्राप्त करना। हमने एसक का सांद्रण करवा लिया, अब उससे हमें अशुद्ध धातु प्राप्त करनी है। तो अशुद्ध धातु 2 स्टेप में प्राप्त होगी, उसके लिए 2 स्टेप हमें यूज में लेनी पड़ेगी। पहले सांद्रित एसक को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे, सांद्रित एसक को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। और जब धातु ऑक्साइड में बदलेंगे तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, रोस्टिंग, ये भी फिक्स है कि कैसा और है, और पे डिपेंड करेगा कि उसकी रोस्टिंग होगी या कैल्सिनेशन होगा, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मतलब भर्जन और निस्तापन, इन दोनों में फर्क क्या है? भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है, रोस्टिंग रो 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 ऑक्सीजन आ गया ना, एयर की प्रेजेंस में। कैल्सिनेशन एयर की एब्सेंस में होता है, अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सांद्रित एसक को हीट करते हैं। अगर वायु की उपस्थिति में कर रहे हो तो रोस्टिंग, अनुपस्थिति में कर रहे हो तो कैल्सिनेशन। तो इससे आपके पास सांद्रित एसक धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब उस धातु ऑक्साइड में बदल गया मतलब आपके पास यहां से एमओ आ गया। अब हमें ये ऑक्सीजन हटानी है, मतलब मेटल ऑक्साइड को धातु में क्या करना है, अपचयित करना है। मेटल ऑक्साइड मिल गया ए स्टेप में, इन 2 मेथड से मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। इससे ये ऑक्सीजन हटानी है, मतलब मेटल ऑक्साइड का मेटल में क्या करना है, अपचयन करना है। तो इसी का थर्ड स्टेप का ही है धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अब जब अपचयन कराएंगे तो उसके लिए बहुत सारे मेथड है, वो हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहां मेनली जो है वो 3 मेथड यूज में जाते हैं, या तो प्रगलन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करवाया है, स्मेल्टिंग बोलते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी, ये गोल्ड और सिल्वर के लिए होती है, इसके लिए बात करेंगे। जलीय धातुक्रम जिसको हम बोलते हैं। तीसरा विद्युत अपघटनीय अपचयन, इलेक्ट्रोलाइटिक हम क्या करवा दें, रिडक्शन करवा दें। तो थर्ड स्टेप में आपको सांद्रित एसक से अशुद्ध धातु, इन 2 स्टेप को इन्वॉल्व करते हुए मिल जाएगा। अब वो जो अशुद्ध धातु है उसमें अभी भी बहुत सारी अशुद्धियां हैं, कोई हो सकता है कोई दूसरा मेटल हो सकता है कोई अधातु हो सकता है कोई और ऑक्साइड हो, या हो सकता है पूरा ऑक्साइड अपचयित नहीं हुआ हो। तो फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु क्या करते हैं, हम
प्राप्त करते हैं, और जब अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल या धातु का परिशोधन। अब धातु का परिशोधन जब करना है तो डिपेंड करेगा, इतने मेथड है, हम आसवन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं, द्रवीकरण लिक्वेशन बोलते हैं, वैद्युत परिशोधन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं, मंडल परिष्करण विधि जोन रिफाइनिंग मेथड बोलते हैं, सबकी इंग्लिश भी लिखेंगे, बात भी करेंगे, वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प प्रावस्था रिफाइनिंग, इसमें दो है, एक वान आर्कल मेथड है और एक मून्स प्रोसेस है। अब कौन सा मेथड हम यूज में लेंगे वो डिपेंड करेगा कि जो अशुद्ध धातु आया है उसमें अशुद्धि किस टाइप की है। दिस इज मेटलर्जी, स्टेप 4 मेटलर्जी। ये मेटलर्जी के लिए स्टेप है। अगर ये आता है और आपको आइडिया है कि हमें क्या क्या करना है, पहले क्या करना है भैया, पाउडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर उसके बाद क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है। वो कितने मेथड से होता है, 2 से, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में कौन है, गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग पलवन विधि। केमिकल में कौन है, लीचिंग, निक्षालन। फिर क्या करते हैं, हम धातु बनाते हैं। धातु बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले धातु ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। धातु ऑक्साइड में 2 मेथड हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। फिर धातु ऑक्साइड का क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। अपचयन में क्या है, स्मेल्टिंग, हाइड्रोमेटलर्जी और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अशुद्ध धातु मिल जाएगी, अशुद्ध धातु को क्या करना है, शुद्ध करना है। उसमें क्या मेथड है, डिस्टिलेशन मतलब आसवन, द्रवीकरण, वैद्युत परिशोधन, मंडल परिष्करण, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें 2 मेथड है, वान आर्कल, मून्स प्रोसेस। बस यही सारा पढ़ लेंगे, एक एक चीज इनको समझ लेंगे, कौन सा कहां करवाना, फिर एक मेटल लेंगे, उसकी मेटलर्जी पढ़ेंगे कि पहले कंसंट्रेशन मैंने इस वे से करवाया, फिर ये करवाया, ये करवाया, ये करवाया, खत्म। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल। बोलो हाँ कि ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, और उसमें भी फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड में भी सबसे पहले क्या देखेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सबसे पहले क्या देखेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि देखेंगे कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या है। कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो देखें पहले गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, देखो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि देख लेते हैं, देख लें। चलो कोई नहीं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट कर देंगे, वरना हमारी सीक्वेंस टूट जाएगी, ठीक है। दोनों 2 लेक्चर हो गए। सीट जरूर पढ़े, एनसीईआरटी जरूर पढ़े। सीट क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है कि मुझे थोड़ी लिखनी भी पड़ रही है, अभी रिएक्शन का कोई पार्ट आया नहीं है, रिएक्शन का पार्ट आएगा तब तो बहुत इजी काम हो जाएगा। ओके ठीक है, बाय बाय।